गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मेटेलिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसे निर्धारित करने के जो मेथड है उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसे हम दर्शाते हैं काई। ये जो वैल्यू, ये जो इसका सिंबल है वो क्या होता है, काई। इट इज़ डिनोटेड बाय काई। एंड ये होता क्या है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप समझ सकते हो कि ये कि कोई भी मटेरियल जो है उसके अंदर अगर हम उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर हम रखते हैं तो वो कैसे क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, यानी चुंबकित हो जाती है। तो उसमें चुंबकत्व आ जाता है। तो आखिर किसी भी मटेरियल की वो क्षमता, उस क्षमता को मापने के लिए ही इसे यूज़ में लिया गया है कि अगर उसे हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, आरोपित मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रखा है उस मटेरियल को, तो वो कितना मैग्नेटाइज हो पाता है। तो इसे मेज़र करने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं हम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। It is the ratio of magnetization, यानी M, which is called as magnetic moment per unit volume to the applied magnetizing field intensity H। applied magnetizing field की जो intensity है वो तो क्या है, H है। और जो उसके अंदर जो सब्सटेंस हमने, जो मटेरियल हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसमें रखने के बाद जो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एम। तो उसी का ही रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एम अपॉन एच हम इसे बोल देते हैं। दिस अलाउज अ सिंपल क्लासिफिकेशन इनटू टू कैटेगरीज ऑफ मोस्ट मटेरियल्स रिस्पॉन्सेज टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है कि इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के आधार पर ही हम किसी भी जो सब्सटेंस है, किसी भी जो मटेरियल होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर आपने किसी सब्सटेंस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसके अंदर जो उत्पन्न चुंबकत्व है वो किस तरह से, अगर वो मटेरियल अपने आप को, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप, उनका अलाइनमेंट क्या हो जाता है, इनके स्पिन का अलाइनमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाता है तो काई की वैल्यू, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, 0 से ज़्यादा होगी। और जहाँ पे भी जिन सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, यानी पॉजिटिव होती है, तो वो मटेरियल क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। और जो ऐसी मटेरियल जो कि अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उनका अलाइनमेंट किस तरह से हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन अलाइनमेंट अगर उनका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहाँ पे काई की वैल्यू 0 से कम होगी। और 0 से कम होगी तो इसका मीन क्या हो गया, काई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और जिनके अंदर काई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है वो सब्सटेंस कहलाएंगे डाईमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म जो है, जिसमें कि हमने मोस्ट मटेरियल्स को क्लासीफाई किया है, अब इसे हमने किसके आधार पे भी कर दिया है, काई के बेसिस पे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन बताया था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। पर इसका आधार जो था वो मैंने पहले आपको बताया था, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है उसके बेसिस पे बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ आप क्या बताओगे कि वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं तो उन्हें आपने बोला था डाईमैग्नेटिक बोलेंगे। पर यहाँ पे हमने पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म को एक अलग ही टर्मिनोलॉजी से समझाया है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के आधार पे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई के आधार पे, इफ़ काई वैल्यू इज़ पॉजिटिव, यानी इट्स मीन इट इज़ ग्रेटर देन 0, देन द सब्सटेंस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। एंड व्हेन materials have chi value is negative बोल सकते हैं, फिर less than 0, then they are termed as diamagnetic materials। तो इस पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक में अब आपने क्लासीफाई जो किया है वो किस बेसिस पे कर दिया है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई के बेसिस पे। Magnetic susceptibility indicates whether a material is attracted into
और रिपेल्ड आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमने मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो उसमें अट्रैक्टेड होगा, आकर्षित होगा, या फिर उससे रिपेल होगा। अट्रैक्टेड तभी होगा जब उसका अलाइनमेंट कैसा हो जाएगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन का अलाइनमेंट, तब तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टेड होंगे उनमें से। और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन अलाइनमेंट किसके उसके अपोजिट होगा, तो अपोजिट तभी होगा जब वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो उसे रिपेल करेंगे, यानी डायमैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अलाइन विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाता है इनके अंदर, एंड आर अट्रैक्टेड टू द रीजन्स ऑफ ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड। और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो उसकी तरफ वो अट्रैक्टेड होंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर एंटी अलाइंड हो जाएंगे, वो विपरीत अलाइनमेंट हो जाएगा उनमें, एंड आर पुश्ड अवे टुवर्ड रीजन्स ऑफ लोअर मैग्नेटिक फील्ड। और ये कहाँ की तरफ पुश होते हैं, लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे, रिपेल होके लोअर स्ट्रॉन्ग से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये जाते हैं। When a substance is placed in a magnetic field of strength H, अब हमने क्या किया, कोई एक सब्सटेंस लिया और उसे हमने किस में रख दिया है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, जिसकी H है, उसमें हमने उसे रखा सब्सटेंस को। फिर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, यानी कि अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, तो फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने उसे रखा है तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा, यानी इंड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। उसको आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो आप उसे, या फिर आप उसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हो। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सैंपल, कि सैंपल के पर यूनिट एरिया पे से गुजरने वाली जो भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। और इसे हम दिखाते हैं बी से, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ हो गई एच, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो उसमें हुआ है उसे हम बोलेंगे बी, यानी बी कहलाता है। अब हम बी मैग्नेटिक इंडक्शन को या मैग्नेटिक फ्लक्स जो बी होता है उसे हम किस तरह से लिखते हैं, बी इज इक्वल टू एच प्लस 4πI। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जिसे हम किस तरह से भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी, यानी म्यू अपॉन वी जो होता है उसे हम बोलते हैं आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी इंटेंसिटी का मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर आया है उसी को हम बोल देते हैं आई। अब ये जो रेशो होता है बी अपॉन एच, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाता है, बी अपॉन एच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एंड इट इज़ द रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विद इन द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सच लाइन्स इन द सेम रीजन इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिमेन। बी जो है, आप खुद देखते हैं, बी जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि सब्सटेंस को जब आपने मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन बोला है, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड एज बी, तो वो तो बी हो जाएगा। और एच जो है वो है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसे हमने एच बोला है। तो बी अपॉन एच जो होता है, यानी एब्सेंस ऑफ स्पेसिमेन, इसीलिए बोला है उसे कि अगर स्पेसिमेन नहीं है तो जो उसकी जो लाइंस निकल रही ना उसी को ही हम क्या बोलेंगे, यानी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सच लाइंस इन द सेम रीजन इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन नहीं है तो ओनली जो मैग्नेटिक लाइंस लग रही है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो ही होंगी वहाँ पे, यानी एच से हमने उसे डिनोट किया है। अब आप ये फार्मूला देखिए, अगर इसी फार्मूले में अगर आप क्या करते थे, बी अपॉन एच आपको लाना है, तो इसमें आप पूरी इक्वेशन को ही एच से इसमें इसको डिवाइड कर दो, तो बी अपॉन एच और इज इक्वल टू एच अपॉन एच 1 हो जाएगा, प्लस 4πI अपॉन एच। इस तरह से ये इक्वेशन आपकी बनी है। अब यहाँ पे आपने आई अपॉन एच को क्या लिख दिया है, एक अलग सिंबल यहाँ पे दिया है आपने, के लगा दिया, जिसे हम कप्पा भी बोलते हैं, ये आपने यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ बी अपॉन एच की जगह आप पी लिख सकते हो, परमिएबिलिटी हो जाएगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। कप्पा जो है आपका वो कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी,
पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी। आई अपॉन एच इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, और इसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। अब कप्पा की जो वैल्यू होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो क्या होती है, नेगेटिव, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होती है उनके लिए होती है पॉजिटिव। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सबसे पहले तो आती है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। अभी जो हमने पढ़ी थी कप्पा यानी कि आई अपॉन एच, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अब अगर हमें वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी से स्पेसिफिक या मास ससेप्टिबिलिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, इसे हम बोलते हैं काई जी। अगर आपने कप्पा यानी कि वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी में डेंसिटी का भाग दे दिया है, डेंसिटी से उसे डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास आ जाती है स्पेसिफिक एंड मास ससेप्टिबिलिटी, यानी एक्स जी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन टी। थर्ड नंबर पे होती है मोलर ससेप्टिबिलिटी यानी एक्स एम। अब आप ऐसे इसे कैसे निकालोगे कि मोलर ससेप्टिबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो आप मास ससेप्टिबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, मोलर मास से। तो एक्स एम इज इक्वल टू एक्स जी इंटू एम, ये हो जाएगी आपकी मोलर ससेप्टिबिलिटी। देखिए, इफ़ P इज़ लेस देन यूनिटी, P क्या है, आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है आपकी यानी B अपॉन एच जिसे आप बोल रहे हो, इसकी वैल्यू यदि 1 से क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, I K और जो आपका X है वो सभी नेगेटिव वैल्यू होंगी। एंड द सब्सटेंस कॉजेज अ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सब्सटेंस होगा वो क्या कॉज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी। एंड इन एन होमोजेनस फील्ड moves to the region of lowest field strength and it is then said to be diamagnetic। अगर P की वैल्यू 1 से कम है तो इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होने की वजह से जो सब्सटेंस होगा वो क्या कॉज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को घटाएगा। और ऐसे अगर इन होमोजेनस फील्ड है यानी कि, तो हम उसमें बोल देंगे कि वो सब्सटेंस कहाँ पे जाएगा, कहाँ की तरफ मूव करेगा, लोएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ, और ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कप्पा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, -1 × 10⁻⁻6 होती है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है फील्ड स्ट्रेंथ से, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से एंड टेम्परेचर के से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। डायमैग्नेटिज्म टेम्परेचर के लिए भी इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती है, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। और अगर P की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। और इनके अंदर जो भी अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में अगर सब्सटेंस आपने रखा है तो वो कहाँ पे मूव करेगा, अगर होमोजेनस रीजन में रखा हुआ है तो वो हायर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो जहाँ पे ज़्यादा है ना, यानी कि हायर वैल्यू जहाँ पे, वहाँ पे वो मूव करेगा, और उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तुलना में, 1 to 100 × 10⁻⁻6 होती है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं फील्ड स्ट्रेंथ से, बट डिपेंड इन्वर्सली अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इन्वर्सली डिपेंड होते हैं, यानी कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे ही इनके लिए एक्स की वैल्यू यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ही एक अलग क्लास होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो परमिएबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक इफेक्ट जिन सब्सटेंस में होता है उन्हीं को ही हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इनके लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻⁴ होती है। और ये क्या होते हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है फेरोमैग्नेटिज्म, और फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। फेरोमैग्नेटिज्म जो होती है वो बहुत फील्ड स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होती है उनके लिए एक्स की वैल्यू पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सेम हो सकती है या फिर उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो होती है वो टेम्परेचर तो डिपेंडेंट होती है, बट
फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंडेंट जो होती है वो कभी कभी हो सकती है और कभी कभी नहीं भी होगी। थैंक यू बच्चों, आई होप आज मैंने आपको जो समझाया है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका और नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम डिटरमाइन किस मेथड से करते हैं। ओके, थैंक यू। एक ही रिकॉर्ड हुआ है।